नमस्कार बच्चों, मैं शुभम भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। जैसे कि पिछले क्रम में हमने पढ़ा हिंदी भाषा का विकास, भाषाएं, उपभाषाएं। आज के क्रम में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर संविधान में हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी का प्रावधान भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित किया गया है और इसकी अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची। अगर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जे की बात करें कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 14 सितंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब 1950 तक कितनी भाषाएं टोटल थी? 14 भाषाएं। 1949 से 1950 तक कितनी भाषा हो गई? 14 भाषाएं। साथ ही साथ 1950 से अब तक 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। अगला देखते हैं। अब ये 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं जिनमें जो जो भाषाएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन, भाषा को लेके 1967 पे, और इसमें जोड़ी जाती है सिंधी। उसके बाद होता है दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 पे, और इस पे 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। पहली होती है नेपाली, दूसरी होती है मणिपुरी, तीसरी होती है कोंकणी। अगर आप इसे ट्रिक में याद करना चाहें तो इसे याद कर सकते हैं नमक। ठीक है। अब वो तीसरा संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन है जो हुआ था 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें पहली है मैथिली, दूसरी है संथाली, तीसरी है डोंगरी और चौथी है बोडो। इसे याद कर सकते हैं एमएस बेरी। तो ये ट्रिक है इसकी, एमएस बेरी और ये नमक। इसमें 4 भाषाएं हैं, इसमें 3 है और इसमें 1। अगला चलते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान में हिंदी संबंधी उपबंध कौन कौन से हैं। तो जिसमें हमने अनुच्छेद की बात की थी 343 से 351 तक जो भी आते हैं, तो सबसे पहला हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 की। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहला पॉइंट है राजभाषा क्या होगी, दूसरा पॉइंट है अंकों का स्वरूप, तीसरा है अंग्रेजी का उपयोग और चौथा है संसद की शक्ति। पहले की बात करें तो राजभाषा क्या होगी, भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है। अंकों का स्वरूप में बताया गया है कि संघ के सरकारी कार्यों में अंतरराष्ट्रीय रूप के भारतीय अंक 0 से लेकर 9 तक का उपयोग किया जाएगा। संविधान लागू होने के बाद 15 साल तक, यानी कि 1950 से 1965 तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग सरकारी कामों में जारी रखने की अनुमति दी गई। बाद में कानून बनाकर अंग्रेजी का उपयोग आगे भी जारी रखा गया। चौथा है संसद की शक्ति। संसद यह तय कर सकती है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग कैसे और कब तक किया जा सकता है। ये कौन तय करेगा? संसद तय करेगा कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग कब तक तय किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344। अब ये क्या कहता है? ये बात करता है राजभाषा आयोग की। राष्ट्रपति 5 साल बाद और फिर हर 10 साल में एक आयोग बनाता है। आयोग क्या सुझाव देता है? इसमें राजभाषा के बारे में सुझाव देता है, हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे बढ़े, अंग्रेजी का उपयोग कैसे कम हो, न्यायालयों में कौन सी भाषा उपयोग हो, अंकों का स्वरूप क्या हो, केंद्र और राज्यों के बीच की भाषा क्या हो। कुल मिला के अनुच्छेद 344 जो है वो राजभाषा की बात करता है कि इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये यहीं पे मैंने लिखा है कि भाषा के इस्तेमाल को सुधारने के लिए सलाह देने वाला जो आयोग है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 344 में किया गया है। क्लियर है? अगले पे चलते। अनुच्छेद 344
345 सॉरी, अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा, इसके बारे में बताता है। राज्य अपनी कोई भी भाषा को राजभाषा बना सकता है। 345 में कहा गया है कि राज्य अपनी कोई भी भाषा को क्या बना सकता है? राजभाषा बना सकता है, जब तक राज्य फैसला ना करे। क्या चलती रहेगी? अंग्रेजी चलती रहेगी। अर्थात हर राज्य अपनी भाषा खुद तय कर सकता है। तो हमने जाना है कि 345 में क्या है? राज्य अपनी राजभाषा बनाएगा, वो अपनी राजभाषा खुद तय कर सकता है, और जब तक वो तय नहीं करता है तब तक की भाषा क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। क्लियर है? अगले पे चलते हैं, 346। ये क्या कहता है? ये कहता है संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी पत्राचार की भाषा क्या होगी? सामान्यतः अंग्रेजी का प्रयोग होगा, लेकिन अगर दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमत हो तो वो हिंदी में भी पत्राचार कर सकते हैं। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य की जो भाषा है वो क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, और जो राज्य और राज्य की भाषा है वो हिंदी अंग्रेजी कुछ भी हो सकती है। अभी अंग्रेजी क्यों लिखा गया, अभी ये बताइए। जैसे कि कोई भी राज्य है, जैसे तमिलनाडु है, वो तमिल बोलता है, और मध्य प्रदेश है वो हिंदी बोलता है, तो इनके बीच पत्राचार कैसे होगा? वो तो तमिल बोलेगा, हम हिंदी बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य, यानी कि अगर हिंदी नहीं है तो उस पर अंग्रेजी कंपलसरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी, और राज्य के बीच अंग्रेजी या हिंदी दोनों चल सकते हैं। हाँ, यदि दोनों राज्य सहमत हो तो हिंदी का प्रयोग हो सकता है। अगर दोनों राज्य कंपैटिबल हैं हिंदी बोलने के लिए तो दोनों में हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 347 ये कहता है अगर किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मांग करे तो उसकी भाषा को मान्यता मिले तो राष्ट्रपति उस भाषा को क्या कह सकता है? आधिकारिक रूप से मान्यता दे सकता है। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा जनसमूह है, वो एक पर्टिकुलर भाषा की बात कर रहा है या उसकी मांग कर रहा है कि वो उसे दर्जा प्राप्त हो, तो राष्ट्रपति जो है इसे आधिकारिक मान्यता दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की जो भाषा है वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है, सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि भी अंग्रेजी में होंगे, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषा की अनुमति दे सकता है। लेकिन फिर भी क्या है, जो निर्णय है इसका वो किसमें दिया जाएगा? अंग्रेजी में दिया जाएगा। समझ में है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही की भाषा जो है क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है, और विधेयक, अधिनियम, आदेश वो भी सब अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय में हिंदी अन्य भाषा की अनुमति मांगता, अगर इसकी अनुमति मांग रहा है तब यहाँ की भाषा क्या होगी? हिंदी या कोई और हो जाएगी, लेकिन इसका जो निर्णय है वो होगा अंग्रेजी में। ये कहता है 348। क्लियर है? अगला चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसे बताया भी है शॉर्ट ट्रिक से। प्रावधान क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी, विधेयक, अधिनियम, आदेश अंग्रेजी में। अपवाद क्या रहेगा? राज्य सरकार राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग कर सकता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, चलो अगला अनुच्छेद 349 है। ये क्या कहता है? संविधान लागू होने से पहले 15 वर्ष तक भाषा से संबंधित कानून बनाने में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें किसकी अनुमति आवश्यक होगी? राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक भाषा से संबंधित कानून बनाने में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी और राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। अर्थात भाषा से संबंधित कोई भी कानून बनाने से पहले किसकी अनुमति होगी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है
और आयोग की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। ये दोनों क्लियर है। अगला चलते हैं। अब अगला अनुच्छेद है 350। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दे सकता है। कहा? संघ या राज्य, किसी में भी कोई भी व्यक्ति जो अपनी शिकायत है वो किसी भी भाषा में दे सकता है, जो उसकी खुद की भाषा जिसमें वो कंफर्टेबल हो। राज्यों का कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा मिले तथा राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करता है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करे। ठीक है। कुल मिला के 350 ये कहता है कि अगर कोई ये है शिकायत करे तो वो अपनी भाषा में कर सकता है, चाहे वो संघ की बात हो या राज्य की बात हो। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है प्रावधान, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में शासन को आवेदन या शिकायत दे सकता है। अगला है अनुच्छेद 351। ये कहता है केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास और क्या करे, प्रसार करे। ठीक है। हिंदी को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वह भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शा सके तथा भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर हिंदी को समृद्ध किया जाए। तो 351 में मेन पॉइंट क्या है? हिंदी को सबसे पहले मजबूत बनाना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हिंदी को पूरे भारत की भाषा बनाने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट है हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाना कि वह भारत की सभी भाषाओं को जोड़ सके। सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी की भाषा का विकास करे। ठीक है। तो 351 क्या कहता है? हिंदी भाषा का विकास और प्रसार की बात करता है। किसकी बात करता है? हिंदी भाषा का विकास और प्रसार की बात करता है। अगले चलते हैं। अब हम बात करते हैं विधान मंडलों की भाषा की, जिसमें हम 2 आर्टिकल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आर्टिकल 120, एक पढ़ेंगे 210। ठीक है। तो अनुच्छेद 120 देखते हैं। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 5 में किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की भाषा से संबंधित है और संसद की भाषा का कार्य जो है हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई सदस्य हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता है तो वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, लेकिन कैसे? अध्यक्ष की अनुमति से। ऐसे नहीं बोल सकता, अध्यक्ष की अनुमति से वो चाहे तो अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है। प्रारंभ में अंग्रेजी का उपयोग 15 वर्ष तक सीमित था, लेकिन बाद में इसे जारी रखा गया ऑफिशियल लिंग्विस्टिक एक्ट 1963 के कारण। अभी ऐसा था कि पहले जो था इंग्लिश चल रही थी। ठीक है। अभी जैसे मैंने 2 स्टेट की बात की कि 2 स्टेट अगर अदर लैंग्वेज बात कर रहे हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसीलिए अंग्रेजी को मस्ट करा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कि अगर आप 2 भाषाओं में बात करते हैं तो अगर आपको वो भाषाएं नहीं आती, या अगर जैसे तमिलनाडु वाले को तमिल आती है, हिंदी वाले को, मध्य प्रदेश वाले को हिंदी आती है, तो वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक अदर लैंग्वेज है इंग्लिश, उससे वो बात करेंगे। इसीलिए अनुच्छेद 120 में इसका प्रावधान बताया गया है। कुछ मेन पॉइंट है। हिंदी में बोल सकता है सदस्य संसद में, अंग्रेजी में भी बोल सकता है। यदि कोई सदस्य हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता तो अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, स्पीकर या अध्यक्ष की अनुमति से। ठीक है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 210। ये कहां पे है? भाग 6 पे। ये बात करता है राज्य विधान मंडल की, विधानसभा विधान परिषद की भाषा, यानी कि किस पे बात करता है? स्टेट लेवल पे बात करता है। ठीक है। किस पे बात करता है? स्टेट लेवल पे बात करता है। इसके मुख्य बिंदु, राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी या अंग्रेजी में होगा। कुल मिला के 120 और 210 सेम है, बस उसमें लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही थी और इसमें क्या बात की जा रही है? विधानसभा और विधान परिषद की। बाकी वही सारी चीजें।
कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है अध्यक्ष की अनुमति से। इसमें भी देखिए वही है जो 120 में था, ठीक है। अंग्रेजी का प्रयोग यहाँ भी प्रारंभ में 15 वर्षों तक सीमित था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि भाई दो दो भाषाएं अगर नहीं है तो अंग्रेजी में कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। राज्य विधानसभा विधान परिषद की कौन सी भाषा है? राज्य की राजभाषा हिंदी अंग्रेजी में बात करेगा, ठीक है। अगर कोई इसमें भाषा नहीं जानता है तो वो अपनी भाषा में बोल सकता है, किसके अनुमति से? अध्यक्ष की अनुमति। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए है और ये है विधानसभा और विधान परिषद के लिए, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और फैक्ट वाइज क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। आइए देखते हैं। नहीं, इसके पहले हिंदी 1950 के बाद हिंदी की प्रगति, पहले ये देख लेते हैं। राजभाषा आयोग, इसका गठन हुआ था 1955 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से पहले पहले यही देख लेते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन 1955, इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे, सदस्य 21 थे। रिपोर्ट दी गई थी 1956 में और सदस्य संसद में रखी गई थी 1957 में। ये 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे इसमें रखा है, ठीक है। गठन हुआ 1955 में, अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे, सदस्य 21, रिपोर्ट दी गई थी 1956 में और संसद में कितने में रखी गई थी? 1957 में, ठीक है। दूसरा है संयुक्त संसदीय राज्यसभा समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। इंपॉर्टेंट है, ये नेट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे नोट डाउन करा है, ठीक है। कुल सदस्य इसमें 30 थे, लोकसभा 20 और राज्यसभा 10। रिपोर्ट इसकी हुई थी 1959 में, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा है संस्कृत, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कोई नहीं, ठीक है। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जिसका ऑप्शन है 345, 343, 351, 350 और इसका सही उत्तर होगा 343, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस लिपि में? पहला है रोमन, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है फारसी और इसका जो सही उत्तर है वो है देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के बीच संचार की भाषा किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है 345, बी है 346, सी 347 और डी 348। इसका सही उत्तर होगा 346। मैंने बताया था ना कि उनके बीच संचार कर सकते हैं, संचार का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 346 में। अगला, भाषा को मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी आ चुका है, एमपी टेट में आया है, वर्ग 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है 347 पहला, दूसरा है 350, तीसरा है 351, चौथा है 348 और इसका सही उत्तर होगा 347। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की भाषा कौन सी है? भाषा पूछा है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, डी कोई भी नहीं। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। नेक्स्ट है, अपनी भाषा में शिकायत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अगर कोई शिकायत देना चाहे या आवेदन देना चाहे तो वो किस अनुच्छेद में कर सकता है? पहला है 350, दूसरा है 351, तीसरा है 349 और चौथा है 345। ये भी मैंने अभी आपको बताया है, ये लास्ट में ही है 350, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर वो हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो अपनी मातृभाषा में क्या कर सकता है? शिकायत या आवेदन कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा में शिक्षा किस अनुच्छेद में? पहला ऑप्शन है 350, दूसरा 350A, तीसरा 350B और चौथा है 350-51।
इसका सही उत्तर होगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है 350, 350 ए, 350 बी, 351। जिसका सही उत्तर होगा 350 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के विकास का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में क्या किया गया है? हिंदी का विकास का प्रावधान किया गया है ना। तो इसका ऑप्शन है पहला 348, बी है 350, सी है 351, डी है 343। और इसका सही उत्तर क्या है? 351, जिसमें किसकी बात की जा रही है? भाषा के विकास की बात की जा रही है कि भाषा को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या। अभी क्या पूछा? वर्तमान की पूछा है, ठीक है, वर्तमान की। ऑप्शन है 14, बी है 18, सी है 22 और डी है 24। इसका सही उत्तर होगा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। 1950 तक कितनी थी? 14। ठीक है, अगला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ये जस्ट अभी मैंने पढ़ा क्वेश्चन से पहले। ऑप्शन है 1950, बी है 1955, सी है 1960 और डी है 1965। जिसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 1955, राजभाषा आयोग का गठन। तेरा क्वेश्चन है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन? ठीक है, इसका ऑप्शन है नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर खैर और पटेल। जिसका सही उत्तर है बाल गंगाधर खैर। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, कभी कभी ना ये आपको वो करने के लिए, डाउट में करने के लिए इसे तिलक लिख देता है। ठीक है, तो क्या है, बच्चे बाल गंगाधर करके तिलक पे लगा के चले जाते हैं, ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका ख्याल रखिएगा, बाल गंगाधर खरे हैं, ना कि तिलक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? ये हमारा लास्ट का टॉपिक था और इसका उत्तर है सी, 1955, 56, 57, 59। उत्तर इसका होगा 1957। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका ऑप्शन है 20, 25, 30, 35 और इसका सही उत्तर है 30। कुल कितने सदस्य थे? 30। नेक्स्ट है, अगला है राजभाषा अधिनियम कब बना? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑप्शन है 1955, 1960, 1963, 1976 और इसका सही उत्तर है 1963। कब बना राजभाषा अधिनियम? 1963। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राजभाषा अधिनियम का संशोधन कब हुआ? बना कब ये तो ठीक है, 1963। अब संशोधन कब हुआ? 1965, 1967, 1970, 1976 और इसका जो सही उत्तर है वो है 1967। ठीक है, अगले पे चलते हैं। राजभाषा संकल्प कब लिया गया? इसका ऑप्शन है 1963, 1965, 1968, 1973 और सही उत्तर है 1968। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम कब बने? इसके ऑप्शंस हैं ए 1963, बी 1968, सी 1973 और डी 1976 और इसका सही उत्तर जो है वो है 1976। कब बने? 1976। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक थी आज की हमारी क्लास। आज हमने संवैधानिक स्थिति के बारे में जाना हिंदी की, और अगले टॉपिक में हम देवनागरी लिपि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।